आज से राजधानी में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आगाज हुआ। इस मीट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऐलान करते हुए कहा कि हर पंचायत समिति पर कस्टमर हायर सेंटर खुलेगा, जहां से कृषि के उपकरण किराए पर लिए जा सकेंगे। प्रदेश में खेती आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी रिप्स के तहत फायदा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में किया। पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा वाले हेल्थ केयर सेंटर जिनमें 2 करोड़ का निवेश और 10 कमरे की सुविधा होगी, उन्हें भी रिप्स का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़े काम को इसका फायदा मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मेरी यही इच्छा है कि भारत में इतना अधिक उत्पादन हो कि ना कोई भूखा रहे और ना मैं अन्न के लिए किसी को मेरे देश में आंख से भागते देखूं। मुझे आज बताते हुए आपको बहुत खुशी है कि पहली बार राज्य के किसानों के हित में उनको सबसे ऊपर रखते हुए इतने बड़े स्तर पे आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़े उद्योगों को राहत देने की बात कही, तो साथ ही किसान की इनकम दोगुने करने की सरकार की कोशिशों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाए, इसके लिए सरकार सकारात्मक तरीके से कोशिश कर रही है। ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट में आज योग गुरु स्वामी रामदेव भी आए और उन्होंने यहां पर प्रदेश में मेगा फूड पार्क खोलने का ऐलान किया। रामदेव ने कहा कि अगर सरकार सहयोग दे तो वे यहां फूड पार्क भी खोलेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूध के कारोबार और मसाला कारोबार में अगले साल से उतरने का ऐलान भी कर दिया। ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट से स्वामी रामदेव ने भी पतंजलि के नए वेंचर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेगा फूड पार्क खोला जाएगा और सरकार इसमें थोड़ा सहयोग दे तो यहाँ के लोगों को अच्छी संख्या में रोजगार भी मिल सकेगा। रामदेव ने मीट से स्वामी रामदेव ने भी पतंजलि के नए वेंचर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेगा फूड पार्क खोला जाएगा और सरकार इसमें थोड़ा सहयोग दे तो यहाँ के लोगों को अच्छी संख्या में रोजगार भी मिल सकेगा। रामदेव ने ये भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां ये चाहती हैं कि बाबा रामदेव किसी भी कारोबार में नहीं आए, लेकिन वे अपना विस्तार जारी रखेंगे और पतंजलि ब्रांड अब मसालों के साथ ही डेयरी प्रोडक्ट में भी आएगा। अगले साल से दूध का कारोबार भी पतंजलि शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अमूल से उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन वे गुजरात की मार्केटिंग को मानते हैं, फिर भी गुजरात वालों को मार्केटिंग के मामले में पछाड़ने की कोशिश करेंगे। ग्राम में अपने संबोधन के दौरान स्वामी रामदेव ने कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों पर भी खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास काला धन है उन्हें कुछ परेशानी जरूर उठानी पड़ सकती है। कल से देश भर के डाकघरों में बदले जाएंगे 500 और 1000 रुपए के नोट। इसके लिए प्रदेश के डाक विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए डाक विभाग एक्स्ट्रा काउंटर्स भी लगाएगा। कल से देश भर के डाकघरों में 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोट एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के डाक विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। डाक विभाग राजस्थान परिमंडल के डायरेक्टर दुष्यंत मुद्गल ने बताया कि प्रतिदिन 4000 रुपए का एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके लिए लोगों को अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। यदि रकम ज्यादा है तो डाक विभाग के खाते में भी रकम को जमा करवाया जा सकता है। वहीं 50,000 रुपए से अधिक राशि जमा करवाने वाले व्यक्ति को पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। डाकघर में नोट एक्सचेंज के लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए जाएंगे। वहीं आज डाक विभाग में कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद रहा। पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो नहीं होंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी सेविंग में ऑपरेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार के जिसमें मुद्रा का लेन देन है वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। डाक विभाग में नोट एक्सचेंज कराने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ 50,000 रुपए से अधिक राशि के लिए उन्हें पैन कार्ड नंबर भी देना अनिवार्य होगा। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद सड़कों पर दिखी अराजकता। टोल संचालकों को भुगतना पड़ा असर, बिना टोल चुकाए निकले वाहन। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाने का असर अजमेर के गेगल टोल प्लाजा पर नजर आया। खुले पैसों को लेकर पहले तो वाहन चालक टोल कर्मचारियों से उलझते नजर आए और बाद में हालात यह बने कि वाहन चालक बिना टोल चुकाए ही टोल प्लाजा से गुजरने लगे। इस बीच सभी टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला।
एहतियातन सभी टोल प्लाजा पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर अराजकता की खबरों के बाद सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी टोल प्लाजा पर 500 और 1000 रुपए के नोट लिए जाने की घोषणा की। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है कि अब टोल प्लाजा पर खुले पैसों का टोटा हो चुका है। 12 में 500 और 1000 के नोट बंद होने से दिखा बड़ा असर। कृषि उपज मंडी में अवकाश की घोषणा से किसान भड़के, कार्यालय के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। 12 कृषि उपज मंडी में माल बेचने आए किसान मंडी बंद होने पर भड़क गए और हंगामा कर दिया। किसानों ने व्यापारी और अधिकारियों को जमकर खरी खूटी सुनाई और मंडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि कई किलोमीटर से चलकर माल बेचने मंडी है और नीलामी के लिए जिन्स को खुले में फैला रखा है, लेकिन व्यापारियों द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद होने की जानकारी देकर मंडी में नीलामी रोक दी, जिसके कारण किसान माल को वापस घर ले जाने को मजबूर है। वहीं किसानों द्वारा माल को उधार खरीदने की मांग करने पर भी व्यापारी माल खरीदने को तैयार नहीं है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारे लिए ये परेशानी है कि हमारे ट्रैक्टर भी यहीं खड़े हैं, ना तो हकने के टाइम मिल रहा, ना बोने का टाइम मिल रहा है। 3 दिन तक कागज पड़े रहेंगे और खाद बीज लेना है। आड़गत वाले से बोला था, उन्होंने कहा नोटों की परेशानी है भाई, नोट तुम 500 1000 का लोगे नहीं, हम 100 के नोट नहीं दे सकते। कृषि उपज मंडी बंद होने पर किसान व्यापारियों पर जमकर बढ़ गए और अधिकारियों व्यापारियों को जमकर खरी खूटी भी सुनाई। कोटा में 500 और 1000 के नोट के साथ में आज दिन भर रही हलचल। एटीएम सूने रहे तो पेट्रोल पंप पर 500 और 1000 के नोट के साथ में कतारें लगी रही। कचौरी से लेकर के आम दुकानों पर लोग 500 और 1000 के नोट के साथ पहुंचे। इतना ही, काले धन पर मोदी के इस बड़े कदम के बाद में दिन भर कोटा में हलचल देखी गई। सबसे पहले बात कोटा का स्वाद, कोटा कचौरी, चटपटी कचौरी आज 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि लोग 500 और 1000 का नोट लेकर पहुंचे। दुकानदार परेशान रहे, मजबूरन लोगों को 500 और 1000 का ही सामान लेना पड़ा। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी रिजर्वेशन काउंटर पर लोगों की भीड़ रही तो टिकट लेने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए रेलवे ने भी एक नया तरीका निकाला और साथ में एक रिटर्न मनी टोकन जारी किया, जिसके साथ में जिस शख्स का अमाउंट जो पेंडिंग बच रहा है वो उसे 11 तारीख के बाद दिया जाने की बात की गई। वहीं कई जो गृहिणियां हैं जो अपने पति के पर्स से 500 और 1000 का नोट निकालती हैं, वो पैसा भी आज महिलाओं का बाहर आ गया। पूरे कोटा की ओवरऑल प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग मोदी के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत नजर आए। दूरदर्शी और दूरगामी बेहतर परिणाम के बारे में बताते नजर आए। एक दिन निकलने को है, सिर्फ एक दिन और आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिसके बाद में आपके बैंक खुल जाएंगे। एटीएम से 500 और 2000 के नोट आपके हाथों में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि ये फैसला आपके लिए ही मोदी सरकार ने लिया है। पूरे देश में हुए 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी राजस्थान में पहुंच रहे सैलानियों को हो रही है। जहां अगर हम बात करें बीकानेर की तो यहां पर भी पहुंच रहे सैलानियों को 1000 और 500 के नोट के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल देर रात से 500 और 1000 के नोट को बंद किए जाने की बात के बाद पूरे देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में आम जनता के साथ साथ राजस्थान घूमने आ रहे पर्यटकों के सामने कई बड़ी दिक्कतें आ खड़ी हुई है। जहां अचानक 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद यहां पहुंचे पर्यटकों को एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे, तो वही समस्याएं सामने आ खड़ी हो गई है। जहां अब तक उनको कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो करे तो आखिर क्या करे। आने वाले 24 घंटे तक फिलहाल ऐसी स्थिति बनी रहेगी जहां आने वाले सैलानियों को कहीं ना कहीं 500 और 1000 के नोट के बंद के चलते 2-4 होना पड़ेगा। जयपुर नगर निगम में आज कांग्रेसी पार्षदों ने निगम मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ एक अलग तरह का विरोध किया। बजाय नारेबाजी के कांग्रेसी पार्षदों ने ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया।
जयपुर नगर निगम में कांग्रेसी पार्षदों ने आज निगम प्रशासन के खिलाफ अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बार महापौर या निगम प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने की बजाय ढोल बजा के कहा कि महापौर ऐसे तो सुनते नहीं, शायद ढोल बजाने से उनके कानों तक आवाज जाए। इस मौके पर कांग्रेसी पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें समझ में नहीं आता कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी पार्षद के विरोध करने के बावजूद भी वो मेयर को नहीं हटाते। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि महापौर को जितने पैसे आगे पहुंचाने थे उसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज बजे थे, अब इनका बैंड बजाएंगे। क्या हुआ, ईद के मौके पे हमने लिख के दिया कि ईद के मौके पे सफाई और रोशनी का इंतजाम है। आज ये निकल गए, उसके बाद में दिवाली आ गई। दिवाली पे हमने कहा कि कम से कम इनको इनके पेमेंट करो। एक तो बच्चों का जो बाकी है, ठेकेदार को 95 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उनके आदमियों को 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिली। वहीं इस मौके पर कांग्रेस पार्षद दल के वरिष्ठ नेता उमर दराज ने सरकार के नोट बैन करने के डिसीजन पर भी बोलते हुए कहा कि ये डिसीजन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। 12 में एसीबी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। छबड़ा नगर पालिका चेयरमैन पिंकी साहू और उसके पति जितेंद्र साहू को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। 12 के छबड़ा नगर पालिका में भाजपा की चेयरमैन पिंकी साहू और इसके पति जितेंद्र साहू ने भूमि कन्वर्ट कराने की एवज में राजबल सोनी से 22 लाख रुपए की मांग की थी और सौदा 17 लाख रुपए में तय हुआ। इसकी एवज में कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए की राशि इन दोनों ने ले ली। इसकी शिकायत पीड़ित राजमल सोनी ने 12 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में की थी। एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन कराकर और जाल बिछाकर आज आरोपी चेयरमैन और इसके पार्षद पति के आवास से दोनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को देखकर रिश्वत के आरोपियों ने एसीबी टीम द्वारा जब्त की गई 1 लाख रुपए की राशि पास में रखी पानी की टंकी में फेंक दिए। एसीबी टीम ने नोटों को बाहर निकालकर धूप में सुखाया और कार्रवाई शुरू की। रिश्वत के आरोपी छबड़ा नगर पालिका की चेयरमैन पिंकी साहू और उसके पति जितेंद्र साहू को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर एसीबी टीम छबड़ा से 12 ले आई। एसीबी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिश्वत के मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े विवाहिता पर बंदूक से हवाई फायर कर लाखों की लूट। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र के सिहाना गांव की घटना। गंभीर हालत में विवाहिता जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती। राशमी थाना एएसआई जीसूलाल ने बताया कि सिहाना निवासी घायल महिला चांदी पत्नी भेरू गाड़ी बुधवार सुबह घर से कुछ दूरी पर मवेशियों को चरा रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति वहां आया और उससे पीने का पानी मांगा। पानी पीने के बाद युवक ने महिला से गायों के बारे में पूछताछ की और मौका पाकर लुटेरे ने देसी कट्टे से महिला पर फायर कर दिया। गोली महिला की कमर को घायल करते हुए निकल गई। इसके बाद लुटेरे ने उसके सिर पर बंदूक से हमला कर दिया और 3 तोला वजनी सोने का मांडलिया, रामनवमी और नग छीनकर भाग गया। चांदी की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण वहां पहुंचे और लुटेरे का पीछा किया, लेकिन वो भाग निकला। बाद में चांदी बाई को घायल अवस्था में भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लुटेरे की तलाश कर रही है। घायल विवाहिता की रिपोर्ट पर और बयानों के आधार पर पुलिस ने हवाई फायर कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में विद्युत विभाग ने चोरी पर लगाम लगाने के लिए नई कवायद शुरू की है। इसके तहत विद्युत विभाग अब एक घर जाकर चोरी रोकने के बजाय थेफ्ट प्रोन एरिया सेलेक्ट करके पूरे इलाके की बत्ती गुल करेगा। जिले भर में विद्युत चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो लोग धड़ल्ले से अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के बीच विद्युत विभाग ने अब कमर कस ली है। एक एक घर जाकर चोरी रोकने के बजाय अब विभाग ज्यादा चोरी वाले इलाकों को सिलेक्ट करेगा और फिर पूरे इलाके की बिजली काट दी जाएगी। यह कवायद चोरी पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकती है। अधिशासी अभियंता MD चौधरी के मुताबिक वे 11 और 12 तारीख को यह कार्रवाई करेंगे। विद्युत विभाग का मानना है कि चोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू करना जरूरी है। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग की यह नई मुहिम क्या रंग ला पाती है। बाड़मेर का केंद्रीय बस स्टैंड इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी की फांस बन चुका है। रही सही कसर बिजली विभाग ने पूरी कर दी। यहाँ का लाइट का कनेक्शन काटकर शाम होते होते ये बस स्टैंड अंधेरे के आगोश में समा जाता है।
बाड़मेर का वृद्धि चंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों की वजह किसी जमीन विवाद या आयोजन को लेकर नहीं है। किसी भी केंद्रीय बस स्टैंड पर मिलने वाली सुविधाओं तो दूर, यहाँ एक कस्बाई बस स्टैंड से दिखी भी सुविधा तक नहीं मिलती यात्रियों को। यात्री पानी समेत कई जन सुविधाओं के लिए भटकते नजर आते हैं। इस बस स्टैंड पर सुविधा यात्रियों से कोसों दूर है। वहीं बिजली विभाग ने 2 दिन पूर्व बिजली का बिल नहीं भरने के चलते बिजली का कनेक्शन काट दिया। रही सी कसरत भी पूरी कर दी। शाम होते होते अंधेरे की जद में समा जाने वाले इस केंद्रीय बस स्टैंड में हर रोज सैकड़ों बसें निकलती है, जिनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद लगभग हजारों में। ऐसे में नगर परिषद और राजस्थान पथ परिवहन निगम के बीच फुटबॉल बन चुका है केंद्रीय बस स्टैंड। यहाँ अपने आने वाले यात्रियों को सिवाय सुविधा के कुछ भी नहीं दे पा रहा। हमारी तो परेशानी है, बहुत ढेर है परेशानियों का। लाइट बार बार कटती है। हमने 1 से 2 दिन किया, चेयरमैन साहब के पास में गए, लाइट रोज कटती है। कल नहीं थी, आज नहीं है। अधिकारी कुछ करते नहीं बनने, यात्री कुछ कहते नहीं बनने। ऐसे में देखना होगा कि इस बस स्टैंड की हालत कब सुधरेगी। टोंक जिले की सबसे बड़ी गांधी लाइब्रेरी हुई बदहाल। पिछले कई सालों से नहीं ने किसी ने सुध। पुस्तकों को खा रही दीमक, भवन और फर्नीचर भी हुआ पूरी तरह से जर्जर। आधुनिक युग में समाचारों, जानकारियों और ज्ञान के लिए सोशल मीडिया लोगों की जरूरत हो गई है। इसका असर ये हुआ कि किताब से ज्ञान लेने वालों ने लाइब्रेरी की तरफ रुख करना कम कर दिया। इसी का एक उदाहरण टोंक में गांधी वाचनालय के नाम से बनी सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कभी लोगों से गुलजार रहने वाली ये लाइब्रेरी आज बदलते दौर के साथ बदहाल हो गई है। लोगों ने यहाँ आना कम किया तो प्रशासन ने भी लाइब्रेरी से मुंह मोड़ लिया। आलम यह है कि लाइब्रेरी में अलमारियों से लेकर किताबों तक में दीमक लग चुकी है। लाइब्रेरी में आने वाले लोगों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। तो वहीं ना तो पंखे हैं और ना ही पानी की व्यवस्था। बैठने के लिए जो फर्नीचर हैं वो भी टूट गए हैं, जिसके चलते बचे खुचे लोग भी यहाँ आने से परहेज करने लगे हैं। लाइब्रेरी के बाहर शराब ठेका भी प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है। जी मीडिया के सवालों के बाद प्रशासन ने लाइब्रेरी की सुध लेने का वादा किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस बदहाल लाइब्रेरी की हालत सुधारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले कई सालों से इस लाइब्रेरी की सुध क्यों नहीं ली गई। चूरू में जीवन वाहिनी योजना की निकली हवा। जिले भर की तकरीबन 2 दर्जन एम्बुलेंस हो रही नकारा साबित। निजी कंपनी के हाथ में एम्बुलेंस सेवा सौंपे जाने के बाद योजना ने तोड़ा दम। निजी हाथों में जाने के बाद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के गृह क्षेत्र चूरू में जीवन वाहिनी एम्बुलेंस योजना की हवा निकल गई है। जिले भर में जननी एक्सप्रेस और बेस एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो रहा है। जिले में जीवन वाहिनी सेवा धूल फांक रही है। हालात यह है कि दर्जनों 104, 108 और बेस एम्बुलेंस खड़े खड़े जंग खा चुकी है और इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह गई। दरअसल प्रदेश सरकार ने 108, 104 और बेस एम्बुलेंस का एकीकरण कर सभी एम्बुलेंस के संचालन का ठेका दिया था और बाद में JVK EMRI कंपनी को जिले भर की एम्बुलेंस का जिम्मा सौंप दिया गया। करीब 50 एम्बुलेंस इस निजी कंपनी को सौंपी गई। तब से इन गाड़ियों का सही रखरखाव नहीं हो सका और एम्बुलेंस नकारा साबित होती गई। इनको चलाने तक के लिए पर्याप्त ड्राइवर नहीं है। हमारे द्वारा इस ओर ध्यान कंपनी का आकर्षित किए जाने पे कि इनको जो हैंडओवर की गई थी एम्बुलेंस, उनका संचालन जिले में सही प्रकार से नहीं हो रहा है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने आज अपनी सभी एम्बुलेंस का निरीक्षण किया है और तत्काल ही इन एम्बुलेंस को शुरू करने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का गृह जिला होने के बावजूद योजना की हालत खराब है। अस्पताल प्रशासन अनेक बार शिकायत कर चुका है, लेकिन अनदेखी के चलते जीवन वाहिनी योजना प्रभावित हो रही है, तो वहीं लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। अलवर से स्वामी विवेकानंद के प्रवास की यादें जुड़ी हैं। जहां के CMHO कार्यालय में स्वामी विवेकानंद का स्मारक बनेगा। इस पर 30 लाख रुपए की आएगी लागत। शिकागो सम्मेलन में विश्व बंधुत्व और अध्यात्म के संदेश का संचार करने वाले स्वामी विवेकानंद 11 फरवरी 1891 को अलवर आए थे। वे अलवर में अशोका टॉकीज के पास एक घर में भी रुके और पास ही प्रवचन भी दिए, जहां वर्तमान में स्वामी जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। वहीं मौजूदा CMHO कार्यालय भवन में भी रुके थे। इस कक्ष को दफ्तर के काम में नहीं लिया जाता और उनका चित्र यहाँ लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेता डॉक्टर KK गुप्ता के अनुसार इस भवन में स्वामी जी का स्मारक बनाने की मांग जोर शोर से उठाई गई थी।
अब नगरीय विकास सचिव ने इसकी मंजूरी देते हुए अलवर यूआईटी को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद के अलवर प्रवास आने की यादें यहाँ जुड़ी हैं। अब इन यादों को स्मारक के रूप में संजोया जाएगा। बीएन कॉलेज ग्राउंड पर हिंदू अध्यात्म सेवा संगम 2016 मेले का होगा आयोजन। हिंदू अध्यात्म सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मेले को लेकर आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उदयपुर में कल से आयोजित होने वाले हिंदू अध्यात्म सेवा संगम 2016 की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10 नवंबर से 13 नवंबर तक बीएन कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित होने वाले इस हिंदू अध्यात्म सेवा संगम का मुख्य उद्देश्य सेवा और समरसता को जन जन तक पहुंचाना है। हिंदू अध्यात्म सेवा संगम की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख गुणवंत सिंह कोठारी ने बताया कि इस मेले में सामाजिक, मानवीय सहित पारिवारिक मूल्यों का समावेश किया गया है। साथ ही नारी सम्मान को प्रोत्साहित करने और देशभक्ति के भाव को जगाने का भी उद्देश्य मुख्य रूप से रखा गया है। संगम में 4 दिनों तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मातृ पितृ पूजन, कन्या वंदन, आचार्य वंदन सहित परमवीर वंदन का कार्यक्रम रखा गया है। के अंदर लगभग और 201 स्टॉल निर्माण हो गए हैं जो 141 संस्थाओं को अलॉट किए जाएंगे और करीब 1,500 लोग बैठ सके इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पंडाल हमने इसके अंदर बनाया है। देश के युवाओं पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को कम करने और भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के मकसद से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। बीएन कॉलेज ग्राउंड पर कल से भारतीय संस्कृति के कई रूप देखने को मिलेंगे। बांसवाड़ा में 2 दिन से लापता हुआ ग्राम सचिव का अब तक नहीं लगा सुराग। परिवार ने कोतवाली थाने में कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। पुलिस जुटी सचिव की तलाश में। बांसवाड़ा जिले की वाडगुम ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव रामेश्वर व्यास पिछले 2 दिनों से लापता हो गए। सचिव व्यास 2 दिन पूर्व 5 बजे अपने घर से निकला और उसके बाद से अब तक इसका पता नहीं चल पाया। जब घर वालों ने इसका रूम चेक किया तो कई उनके हाथ के लिखे पत्र मिले जिसमें उन्होंने विकास अधिकारी सरपंच पर दबाव डालने का आरोप लगाया, जिससे वो परेशान हो गया और घर छोड़कर चला गया। यह सभी पत्र जब घर वालों ने देखे तो सभी ने इस पूरे मामले की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। वहीं परिजनों ने और अन्य सचिव साथियों ने भी इस मामले में कलेक्टर सीओ को ज्ञापन दिया और इस पूरे मामले में जांच कराने की बात कही। सचिव व्यास वाडगुन पंचायत में सचिव के पद पर तैनात थे। पिताजी 2 दिन से मतलब कल मॉर्निंग में 5 बजे वो घर से निकले और वापस आए नहीं है। और मामला एक्चुअली उनको डिप्रेशन का है कि वो उनको ऑफिस की काफ़ी टेंशन थी। वो पंचायत बांसवाड़ा में पंचायत में सचिव है वो, तो उनको काफ़ी टेंशन था, मतलब काफ़ी टेंशन था, मतलब नौकरी में काफ़ी प्रेशर था, ऊपर लेवल से भी था, प्रशासन से भी काफ़ी प्रेशर था। इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हुए, इसी वजह से शायद वो घर से निकल गए। अब कोतवाल मनीष चारण सचिव द्वारा लिखे गए सारे पत्र को देख रहे हैं और उसी आधार पर सचिव की जगह जगह तलाश की जा रही है।